नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के कितने फार्मूले होते हैं, पावर फैक्टर को कैसे कैसे हम इम्प्रूव करते हैं, दिखाते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो पावर फैक्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका मान कितना हो सकता है, पावर फैक्टर को हम कैसे कैसे इम्प्रूव करते हैं या कैसे कैसे दिखाते हैं, और किस परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है, यानी अगर कौन सा सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं परिभाषा। पावर फैक्टर जो होता है वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको वास्तविक शक्ति की जगह पर एक्टिव पावर या ट्रू पावर या रियल पावर भी देखने को मिल सकता है, और जो आभासी शक्ति होता है इसको हम इंग्लिश में अपरेंट पावर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कहीं पर एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर का अनुपात मिले तो वो भी पावर फैक्टर का अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध अपन प्रतिबाधा का अनुपात, यानी प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। तीसरा है वोल्टेज तथा करंट के बीच बने कोसाइन, अर्थात जो वोल्टेज है और करंट के बीच में जो कोण है, एंगल है, फेज डिफरेंस है, उसको हम, जिसको हिंदी में हम कोज्जिया के नाम से जानते हैं, तो इसके बीच के बने एंगल को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है फार्मूला। दोस्तों हम जान लेते हैं फार्मूला, पावर फैक्टर को किस किस फार्मूले से डिनोट करते हैं। पहला है किलो वाट अपन KVA, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। दोस्तों ये जो किलो वाट है ये एक्टिव पावर यानी वास्तविक शक्ति की यूनिट है, और जो KVA है ये अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति का यूनिट है। आपको दोस्तों कभी कभी यहाँ पर किलो वोल्ट के स्थान पर हम मेगावाट या अपन मेगा वोल्ट एम्पियर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर इतनी करने की बात नहीं है, यहाँ पर जो मेगावाट अपन मेगा वोल्ट एम्पियर भी पावर फैक्टर होता है। और नेक्स्ट है VI cos फाई अपन VI, जो पावर फैक्टर होता है उसमें VI अपन cos फाई, यानी कि ये वास्तविक शक्ति बराबर होता है VI अपन cos फाई, और जो अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति बराबर होता है VI। तो पावर फैक्टर बराबर होता है VI इंटू cos फाई। अगर यहाँ पर बात करें हम VI अपन cos फाई अपन VI, तो VI से VI अगर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर पावर फैक्टर बराबर बचता है cos फाई, और जो cos फाई होता है ये पावर फैक्टर का ही इम्प्रूव करता है, यानी पावर फैक्टर ही कहलाता है। नेक्स्ट है R अपन Z, यानी रेजिस्टेंस अपन प्रतिबाधा। सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है अपन टोटल रेजिस्टेंस, उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस यानी प्रतिबाधा का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। और चौथा है कि कंडक्टेंस अपन एडमिटेंस, जो G है वो कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस, और चालकता अपन जो Y है वह है एडमिटेंस यानी सर्किट की कुल चालकता का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों जो मेन है वो है सबसे, यहाँ जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर हम बात करें पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 या 0 से 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर का मान कभी भी दोस्तों 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। दोस्तों जो अगर पावर फैक्टर में जो सबसे जो मेन है वो दो नोट्स यहाँ पर, आपको ये दो नोट्स हमेशा याद रखना है कि पावर फैक्टर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें अगर पावर फैक्टर का मान अगर आपका निगेटिव में आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को फिर दोबारा से सही से
देखना होगा। दोस्तों पावर फैक्टर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और जो दूसरा है वो है कि पावर फैक्टर का मान कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, अर्थात जो पावर फैक्टर है उसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसमें 1 से अधिक आता है पावर फैक्टर का मान, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। पावर फैक्टर जो होगा दोस्तों हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, अर्थात अगर पावर फैक्टर का मान या तो 0.7 या 0.8 या 0.9 हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं होगा और 0 और 1 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट है कि पावर फैक्टर को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है पावर फैक्टर सुधारने की। पहला होता है स्टैटिक कैपेसिटर का उपयोग करके। हम कैपेसिटर का उपयोग करके पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। जो पावर फैक्टर है यानी स्टैटिक यानी कि ये समझ लीजिए रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति, इसके द्वारा हम पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। और दूसरा है जो है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसको मैनुअली पावर फैक्टर सुधारने के लिए ही बनाया जाता है। इसका उपयोग हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज होता है। और तीसरा जो है वो फेज एडवांस है। ये कहीं कहीं आपको इसके जगह पर ये सिंक्रोनस कंडेंसर भी देखने को मिले, तो समझ लीजिए बात वही है, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस कंडेंसर की बात कर रहा है, फेज एडवांस है। और सबसे दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर कि कौन सा सर्किट है, किस सर्किट का है, तो उस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। सबसे पहले अगर बात करें हम डीसी परिपथ की, तो जो डीसी परिपथ है उसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होगा। दोस्तों जो डीसी परिपथ होता है उसमें जो लोड होते हैं वो सारे रजिस्टिव सर्किट ही होते हैं। जहाँ पर भी आपको डीसी सर्किट की बात करें और उस डीसी सर्किट में हमेशा जो लोड होता है वो रजिस्टिव सर्किट ही होता है, न कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट नहीं होता है। और दूसरा जो है शुद्ध रजिस्टिव एसी परिपथ, इसका भी पावर फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है। जो रजिस्टिव सर्किट होती है दोस्तों एसी हो या डीसी हो, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है, शुद्ध एसी सर्किट में अगर रजिस्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट है शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसकी अगर बात करें तो इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर प्योर कैपेसिटिव सर्किट न देकर एसी सर्किट ही है और ओनली कैपेसिटर का लोड है, कैपेसिटिव लोड है, और उसमें न कि इंडक्टिव है न कि रजिस्टिव सर्किट है, तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 0 होगा। और बात करें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसका भी पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 होगा। अगर आपको शुद्ध इंडक्टिव न मिले, ओनली मतलब केवल इंडक्टिव सर्किट मिले और वो प्योर नहीं है, ओनली केवल न कि उसमें रजिस्टिव लोड है न कि कैपेसिटिव लोड है, उसमें केवल इंडक्टिव लोड है, तो उसका भी पावर फैक्टर जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस यानी रेजोनेंस जो है वो श्रेणी सर्किट हो या समानांतर सर्किट हो, उसमें भी पावर फैक्टर का मान इकाई होगा। रेजोनेंस क्या होता है दोस्तों, जब XL = XC यानी जो XL का मान XC के बराबर होता है, उस स्थिति में हम अनुनाद यानी रेजोनेंस कहते हैं, हिंदी में इसको अनुनाद कहा जाता है। और ये श्रेणी सर्किट हो या समानांतर सर्किट हो, हमेशा पावर फैक्टर इकाई ही होगा। नेक्स्ट है RL सर्किट यानी रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड सीरीज हो या समानांतर में हो, जिसमें रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड है उसमें पावर फैक्टर हमेशा लेगिंग होगा। लेगिंग का मतलब क्या है कि दोस्तों जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगा 90 डिग्री, उस समय क्या होगा कि लेगिंग होता है। और अगर बात करें RC सर्किट की यानी रजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट सीरीज हो या समांतर हो, तो उसका पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग होगा। लीडिंग क्या होता है कि इसमें जो करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है और इसमें वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री पीछे होता है। तो जिस सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे हो और उसमें हमेशा लीडिंग होगा। अब बात करते हैं कि RLC सर्किट का। दोस्तों अगर RLC सर्किट हो और XC का मान XL से
अधिक हो और जब सीरीज सर्किट हो, और ये यदि RLC सर्किट हो लेकिन जब XC का मान XL से कम हो और सीरीज सर्किट हो तब क्या होगा। दोस्तों देखिए, RLC सर्किट है और XC का मान XL से अधिक है और जब सीरीज सर्किट है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। क्यों लीडिंग होगा? क्योंकि XC का मान अधिक है तो वो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, यानी धारा समान होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में हमेशा धारा जब समान होती है और जो XL है वो अधिक होगा, यानी वो वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगा, तो इसलिए इस सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। और यही बात करें अगर RLC सर्किट में XC का मान कम है और XL का मान अधिक है और सीरीज सर्किट है तो इसमें भी क्या होगा कि करंट का मान समान होगा, और जब करंट समान होगा तो XL अधिक है तो वोल्टेज ड्रॉप XL अधिक करेगा। तो इस स्थिति में जब XL का मान अधिक होता है तो पावर फैक्टर हमेशा लेगिंग होता है। दोस्तों अगर बात करें हम समांतर सर्किट की और RLC सर्किट है तो ठीक क्या होता है कि सीरीज सर्किट में RLC सीरीज सर्किट के इसके ठीक अपोजिट होता है। समानांतर सर्किट में अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे XC है, मिस्टेक हो गया है। अगर समांतर सर्किट है RLC सर्किट है और XC का मान XL से अधिक है तो उसमें क्या होता है, लेगिंग होता है। क्यों लेगिंग होता है? क्योंकि समांतर सर्किट है तो VL जो होगा VC के बराबर होगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होता है, जो XC होता है दोस्तों, जो XC होता है वो उसका मान XL से अधिक होता है। अब देखिए, जब कैपेसिटर का प्रतिघात अधिक होगा, यानी XC का मान क्या है, अधिक है, तो इसका प्रतिघात अधिक होगा, और जिस का प्रतिघात अधिक होगा उसमें धारा कम जाएगी, उसमें धारा का प्रवाह कम होगा। तो इसलिए समांतर परिपथ में करंट ही डिसाइड करती है कि किस सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि XC का मान अधिक है और समांतर सर्किट है तो इसका प्रतिघात अधिक होगा और धारा कम होगी, तो इसलिए इसका पावर फैक्टर लेगिंग होगा। लेकिन अगर यही बात करें RLC सर्किट की और यहाँ पे XC का मान कम है और XL का मान अधिक है। RLC यहाँ पर दोस्तों XC है, RLC है और इसमें समांतर सर्किट है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगी, जो IL है वो IC से धारा अधिक हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर का प्रतिघात ज़्यादा है, इसमें जो XL है ये अधिक है तो इसका प्रतिघात ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगी, धारा कम प्रवाहित होगी। और कैपेसिटर में क्या होगी कि इसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो जिसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी तो परिपथ की प्रकृति जो है उसी की तो होगी, तो इसमें क्या होगा कि पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग होगा। दोस्तों जिसका प्रतिघात अधिक होता है उसमें धारा कम प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या था कि जब XC अधिक था तो उसका प्रतिघात क्या था, अधिक था, तो XL में धारा कम प्रवाहित हो रही थी, तो इसलिए वो लेगिंग होगा। और जो हमेशा जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें हमेशा लेगिंग पावर फैक्टर होता है। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपको याद रखना है कि XC जो है वो कम था XL से, तो XL का प्रतिघात अधिक है, यानी कि XL का प्रतिघात अधिक है तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी और XC में धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो जिस सर्किट में धारा अधिक प्रवाहित होगी प्रकृति उसी की होगी, तो इसलिए हमेशा जो XC है कैपेसिटिव सर्किट है उसमें हमेशा पावर फैक्टर लीडिंग होता है, तो इसलिए इस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इसमें और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं और भी ऐसे थ्योरी के टॉपिक वीडियो अपलोड करूं, और आपका दोस्तों आशीर्वाद रहा तो और ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।